डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़हीर खान। आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को समझने के लिए हमें पहले दो अल्फाजों पर ख़ास गौर करना है, और वो दो लफ्ज़ हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल। आमतौर पर तो लोग गोल और ऑब्जेक्टिव्स को एक ही जैसा मानते हैं और एक ही जैसा समझते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये ऑब्जेक्टिव और गोल दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है और गोल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें इस पॉइंट को क्लियर करना है, और अगर ये पॉइंट जब हमारे क्लियर हो जाएंगे तो ही हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को सही से समझ सकते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हम बात करते हैं गोल की और ऑब्जेक्टिव की। हमें मालूम होना चाहिए कि गोल क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। गोल एक्चुअली वो मंजिल मकसूद होती है जहाँ तक हमें पहुँचना होता है, वो फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी अगर फाइनल डेस्टिनेशन हो तो उस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए हमारे पास कोई ना कोई पर्टिकुलर रास्ता ज़रूर होता है, और जो भी पर्टिकुलर रास्ता हम अडॉप्ट करते हैं अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचने के लिए, अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, जो भी हम रास्ता इख्तियार करें या जो भी हम प्रोसेस इख्तियार करें, उस प्रोसेस को ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। जो बात मैंने अभी आपसे कही, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये बात आपको वाज़ेह तौर पर क्लियर हो जाएगी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और गोल्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है और गोल क्या होता है। यूज़ योर ऑब्जेक्टिव्स टू मेक श्योर यू रीच योर गोल्स। अब हम बात करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हवाले से। एक्चुअली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी नेम्ड आफ्टर एन एजुकेशनिस्ट बेंजामिन ब्लूम। ब्लूम्स का मतलब एजुकेशनिस्ट का नेम है, और टैक्सोनॉमी का मतलब एक ख़ास कैटेगरी है, एक ख़ास कैटेगराइजेशन है, तकसीम है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमें ये बताती है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे कैटेगराइज किया जाए कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। Actually, Bloom's taxonomy is an arrangement of ideas or the way to group things together. अगर हम बात करें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की हिस्ट्री से मुतालिक, तो इन 1956 में ब्लूम्स ने अपने कुछ दोस्तों के साथ, कुछ एजुकेशनिस्ट के साथ मिलकर एक ख़ास फ्रेमवर्क डेवलप किया, और उस फ्रेमवर्क को डेवलप करने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए जाए, और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए उसने जो फ्रेमवर्क डिफ़ाइन किया, उसने उसकी एक ख़ास तकसीम करी। उसने कहा अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स गोल को हासिल करना चाहते हैं तो आपने इस फ्रेमवर्क को, इस हायरार्की को, इस तकसीम को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। चलें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का फ्रेमवर्क क्या है, और किस तरीके से ब्लूम ने अपने इस फ्रेमवर्क को एक ट्रायंगल के ज़रिए समझाने की कोशिश करी। मकसद क्या था? मकसद सिर्फ एक ही था कि किस तरीके से एजुकेशनल गोल हासिल किए जाए। और एजुकेशनल गोल हासिल करने के लिए जो फ्रेमवर्क ब्लूम ने हमारे सामने रखा वो एक ट्रायंगल की शक्ल में था। और अगर हम ट्रायंगल को देखें, किसी भी ऑर्डिनरी ट्रायंगल को भी अगर हम देखें, तो ट्रायंगल में एक उसकी ब्रॉडर साइड होती है और एक उसकी पीक होती है। यहाँ भी हम देखें इस ट्रायंगल को, आप देखिए इस ट्रायंगल में जो इसका निचला वाला हिस्सा है, इस निचले वाले हिस्से को अगर देखें आप, तो ये बॉटम से आपको ज़्यादा चौड़ा, ज़्यादा फैला हुआ नज़र आ रहा है। जबकि अगर आप टॉप को देखें तो टॉप में चूँकि पीक है तो एरिया बहुत कम होता है, और ऊपर एक छोटी सी एक पीक अगर आपको नज़र आ रही है, लेकिन ऊपर एरिया कम है। तो ब्लूम्स ने अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए जो फ्रेमवर्क बयान किया, उस फ्रेमवर्क को उसने मुख्तलिफ तरीक़ों से कैटेगराइज किया। मसलन गोल हासिल करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स, जो प्रोसेस थे, वो मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए हमने अपने गोल को हासिल करना था। मसलन अगर आप देखें, सबसे पहले मुख्तलिफ स्टेप्स, मुख्तलिफ मंजिलें, मुख्तलिफ राहें हैं जहाँ से गुजर के हमने अपने एजुकेशनल गोल को हासिल करना है। तो सबसे पहली मंजिल उस एजुकेशनल गोल को हासिल करने की वो है नॉलेज। उससे अगला स्टेप क्या है? उससे अगला स्टेप है कॉम्प्रीहेंशन के बाद जो स्टेप आता है वो है एप्लीकेशन, देन उसके बाद एनालिसिस, देन सिंथेसिस एंड देन इवैल्यूएशन।
जैसे जैसे आप टॉप पर मूव करते रहेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपकी एजुकेशनल स्किल्स बढ़ती रहेंगी और आपके अंदर एजुकेशनल गोल्स अचीव करने की सलाहियतें भी बढ़ती रहेंगी। मकसद एजुकेशनल अगर गोल हासिल करना है तो हमने इन स्टेप्स को ग्रेजुअली तय करना है। चलिए देखते हैं सबसे नीचे वाले को, मतलब इस ट्रायंगल में सबसे ब्रॉडर रीजन को देखिए, सबसे बॉटम में देखिए, और वो है नॉलेज। आप देखिए नॉलेज का जो निचले वाला एरिया है वो थोड़ा और आपको फैला हुआ नज़र आ रहा है, उसका रीजन आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, ये येलो कलर में जो रीजन है ये आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने देखा है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब एजुकेशन हासिल करते हैं या एजुकेशनल गोल अचीव करने चाहते हैं, कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई चीज़ समझते हैं, तो सिर्फ उसको नॉलेज तक ही महदूद रखते हैं, और नॉलेज तक ही महदूद रहने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। यही वजह है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के इस ट्रायंगल में नॉलेज का एरिया ज़्यादा दिखाया गया है। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा ऊपर मूव करें तो आप देखेंगे कि रीजन थोड़ा सा कम हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल, आप देखिए कॉम्प्रिहेंशन का एरिया जो कि ब्राउन कलर में है वो येलो कलर के एरिया से थोड़ा कम है। येलो कलर से एरिया, वजह क्या है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज हासिल करने के बाद अगला स्टेप होता है कॉम्प्रिहेंशन, मतलब चीज़ों को समझना। तो ये नॉलेज के बाद अगला स्टेप लोग तय करते हैं, लेकिन उनकी तादाद थोड़ी सी कम होती है नॉलेज के मुकाबले में। इस तरीके से उससे अगला स्टेप होता है वो एप्लीकेशन होता है, रेड कलर्ड का एरिया। जी हाँ, ये रेड कलर का एरिया आप देखिए, इस रेड कलर के एरिया में हम देख रहे हैं कि रीजन कम है, और ये कॉम्प्रिहेंशन के बाद अगला स्टेप है एनालिसिस, उससे अगला स्टेप सिंथेसिस, उससे अगला स्टेप, और सबसे टॉप वाला मतलब ऑब्जेक्टिव, मतलब एजुकेशनल गोल हासिल करने के लिए जो सबसे ऊपर तक पहुंचना, मतलब अगर हम एवेल्युएशन तक पहुंच गए तो इसका मतलब हमने हासिल कर लिए अपने एजुकेशनल गोल्स। चलें अब हम बात करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ज़रिए अपने एजुकेशनल गोल को हासिल करने के लिए जो हमने मरहलावार, जो हमने स्टेप बाय स्टेप जो मंजिलें तय करनी होती हैं, उन तमाम स्टेप्स को, उन तमाम हायरार्किकल, उन तमाम सिलसिलेवार मरहलों को हमने वन बाय वन इसको डिस्कस करना है। चलिए अब बात करते हैं वन बाय वन उन तमाम के बारे में। मसलन नॉलेज के बारे में फाइंडिंग आउट, मतलब कॉम्प्रिहेंशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग, मतलब एप्लीकेशंस के बारे में हाउ टू यूज़ दैट पर्टिकुलर नॉलेज, एनालिसिस के बारे में कि उसका एनालिसिस कैसे करना है, सिंथेसिस के बारे में, और एजुकेशन के बारे में। वन बाय वन हमने तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपने पहले मरहले की, पहले स्टेप की, जो हमें इस ब्लूम्स के ट्रायंगल में बॉटम में नज़र आता है। जी हाँ, नॉलेज की। नॉलेज मतलब फाइंडिंग आउट। जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो इसका मतलब हम नॉलेज कलेक्शन की बात करते हैं, हम फैक्ट्स फाइंडिंग की बात करते हैं, हम नॉलेज की बात करते हैं, हम डेट्स, प्लेस, इवेंट्स, आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, मेथड्स, प्रोसीजर्स, इन सब को कलेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहला मरहला जो होता है वो नॉलेज का होता है। और अच्छा, इसकी मैं एक मिसाल दूँ। मिसाल के तौर पर हम बहुत आसान सी एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लेमन के बारे में सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि लेमन का साइज़ कैसा है, लेमन का शेप कैसा है, लेमन का कलर कैसा है, और जब हम उसको चखते हैं तो हम देखते हैं कि वो खट्टा भी है। तो ये जो बेसिक बुनियादी मालूमात हम कलेक्ट करते हैं ये नॉलेज में आ जाती है, ये पहले स्टेप में आ जाती है, और इसकी कलेक्शन को हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर हम इसकी फैक्ट्स, इसको सारा अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं। ये पहला स्टेप हो सकता है। और इसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं हमारे पास। हम बुक्स के ज़रिए ये तमाम मालूमात कलेक्ट कर सकते हैं लेमन के बारे में, हम मूवीज़ के ज़रिए कलेक्ट कर सकते हैं, हम लोगों से सुन के कलेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो ये सबसे बुनियादी स्टेप है कि नॉलेज। और अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की, मतलब कॉम्प्रिहेंशन। जो नॉलेज हमने हासिल किया, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये है कि उस तमाम नॉलेज को डिकोड करना है। जो इन्फॉर्मेशन हमने हासिल करी, जो नॉलेज हमने हासिल किया, उसको ट्रांसलेट करना है, इंटरप्रेट करना है, उसको कंपेयर करना है। उस सारे नॉलेज को जो हमने इकट्ठा किया उसको इस काबिल बनाना है कि हम उसको कहीं अप्लाई कर सकें, हम अगले स्टेप पे जा सकें, इस काबिल बनाना है। मसलन जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी लेमन की। मतलब जब हमने लेमन के बारे में नॉलेज कलेक्ट किया तो हमने ये चेक किया कि उसका शेप कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका जायका कैसा है,
मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने फाइंड आउट करी, इनको इंटरप्रेट करना है। मतलब हमें ये भी मालूम हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन को अगर हम डिकोड करें तो हमें पता चल सकता है कि लेमन का के अंदर जो है वो उस खट्टेपन में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है जो कि इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको मालूम होना चाहिए कि इम्यून सिस्टम की आज के इस पैंडमिक सिस्टम में क्या, इस पैंडमिक जो एनवायरनमेंट में क्या ज़रूरत इसकी महसूस होती है हम सबको। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम ये देखें कि लेमन का खट्टापन जो है, लेमन का जो खट्टापन है वो माल्टे के खट्टेपन से या किसी और खट्टेपन से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस तरीके से भी हम उस इंफॉर्मेशन को डिकोड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं, तो लेमन के बारे में ये जो इन्फॉर्मेशंस को हमने डिकोड किया कॉम्प्रिहेंशन के स्टेप्स में, इनको कहीं समराइज़ करने के बाद हम इस काबिल भी बना सकते हैं कि इसकी कहीं एप्लीकेशन कर सकें। अपने छोटे छोटे से हम इसके ज़रिए अपने कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर सकते हैं। तो आपको मालूम, आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि कॉम्प्रिहेंशन क्या चीज़ है, नॉलेज क्या चीज़ है। ये छोटी सी मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ लेमन की, ताकि बिल्कुल बुनियादी बेसिक्स मालूमात के ज़रिए आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो कि नॉलेज क्या होती है और कॉम्प्रिहेंशन क्या हो। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। मतलब जो नॉलेज हमने कलेक्ट किया उसको डिकोड करने के बाद जिस तरीके से हमने उसको कॉम्प्रिहेंड किया, तो अगला स्टेप बन जाता है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन क्या होती है? एप्लीकेशन में हम ये सीखते हैं कि जो नॉलेज हमने कॉम्प्रिहेंड कर लिया है, समझ लिया है, उसको किस तरीके से अप्लाई करना है अपनी कॉमन लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। किस तरीके से हमने उसके ज़रिए उस नॉलेज को, उस कॉम्प्रिहेंशन को किस तरीके से अननोन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करना है। अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा क्लियर कैसे करना है एप्लीकेशन के थ्रू। मिसाल के तौर पर चले मैं उसी लेमन की मिसाल को आगे लेके बढ़ता हूँ। नॉलेज हमने सारा लेमन का नॉलेज इकट्ठा किया, उसके बाद उसको डिकोड किया, तो हमारी कॉम्प्रिहेंशन हो गई। एप्लीकेशन क्या है? जब हमें मालूम हुआ कि विटामिन सी पाया जाता है लेमन में, तो हमने क्या किया, वो तमाम मरीज़ जिनको विटामिन सी की ज़रूरत थी, हमने मुख्तलिफ़ किस्म के जूस उस लेमन के बनाकर लोगों को पिलाना शुरू कर दिया। ये एप्लीकेशन हो गई। जब हमें विटामिन सी का पता चला कि लेमन में विटामिन सी पाया जाता है और हमें ये मालूम हुआ कि इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो हमने मुख्तलिफ़ किस्म के जूस बनाना शुरू कर दिए। हमें ये पता चला कि विटामिन सी इंसानी सेहत के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, तो हमने क्या किया, उससे मुख्तलिफ़ मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, उसको घर में मशरूबात के लिए, मुख्तलिफ़ बेवरेजेस के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के लिए हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लेमन के जूस को अगर थोड़ा सा बॉयल करके उसमें अगर हनी डाला जाए तो किसी बीमार शख्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो जब ये सारी नॉलेज और ये सारे मालूमात आपके पास आ गई, आपने अच्छी तरीके से उसको कॉम्प्रिहेंड किया, तो आपने क्या किया, उसको अपनी कॉमन लाइफ में उसको इस्तेमाल किया। यही इसकी एप्लीकेशन है। मतलब चीज़ों को अननोन प्रॉब्लम्स, न्यू चीज़ों में जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी थी, आपने अपनी कॉमन लाइफ में उसको इस्तेमाल करना है। यही एप्लीकेशन है जो नॉलेज आपके पास कलेक्ट हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं एनालिसिस की। एनालिसिस क्या होता है? ये चौथा स्टेप है। नॉलेज के बाद कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के बाद एप्लीकेशन और एप्लीकेशन के बाद अगला स्टेप एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है कि वो तमाम फैक्ट्स इकट्ठे करना, वो मालूमात इकट्ठी करना जो हमें इससे पहले नहीं मालूम थी। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है या जो भी चीज़ हमारे पास होती है जिसके बारे में हमें एनालिसिस करना होता है, उसको उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं और हर कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली स्टडी करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें, हर चीज़ को बारीकी से समझ सकें, उनमें डिफरेंसेस देख सकें और ये देख सकें कि इसमें कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट तो नहीं है जो हमारे बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को ख़राब कर सकें। चलिए मैं अपनी उसी एग्जाम्पल को साथ रखता हूँ। वो एग्जाम्पल क्या कि जो मैंने लेमन की आपको दी। मतलब मैंने आपको बताया कि नॉलेज क्या है लेमन के मुतालिक, मतलब कॉम्प्रिहेंशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, एनालिसिस क्या है कि हम लेमन को उसको लैब में ले जाएं। लैब में ले जाने के बाद उसके कंपोनेंट्स को स्टडी करें। हम ये देखें कि विटामिन सी के अलावा कुछ और कंपोनेंट्स तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लेमन के साथ अगर हम लेमन को पूरा कंज्यूम कर लें, पूरा खा लें, तो उसके साथ कुछ कंटेमिनेशन भी हमारी बॉडी में चली जाए। हम उसको बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं से हम देखें कि लेमन के साथ जो स्किन लगी हुई है, क्या ये स्किन हमारे लिए नुकसानदेह तो नहीं है। हो सकता है इसमें कुछ पेस्टिसाइड्स ऐसे मौजूद हों जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हों। तो हम उसको बहुत ज़्यादा बारीक बीनी से हम ये देखें कुछ और केमिकल्स उसमें अवेलेबल ऐसे नहीं है कि जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। मतलब हमने उसको
ब्रेक करना है स्मॉल कंपोनेंट्स में, ताकि हमें वो मालूमात हासिल हो सके जो हमें पहले मालूम नहीं थी, और हम उसके बारे में एक डिटेल स्टडी कर सकें, एक बारीक बीनी के साथ स्टडी कर सकें। इसको एनालिसिस कहते हैं। और उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अदर सोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी स्टडी कर रहे हैं। मैं आपको लेमन की एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत आसान है आपके लिए समझने की। इवैल्यूएशन, अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब जजिंग आउटकम, मतलब चीज़ों को ये देखना है बग़ैर किसी जानिबदारी के कि जो चीज़ हमारे पास अब आ गई है, जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज, एनालिसिस के बाद जो सब चीज़ें हमने कलेक्ट कर ली हैं, सारा इन्फॉर्मेशनल डेटा, तो अब हमें उसको इवैल्यूएट करना है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और उसके लिए हमने अपने बायसिज्म को दूर रखना है, कंपेयर करना है, डिस्क्रिमिनेट करना है, चीज़ों को समझना है, क्योंकि अब हम नई थ्योरीज जनरेट करने जा रहे हैं ताकि हम लोगों के सामने उसको प्रेजेंट कर सकें। मिसाल के तौर पर मैं अपनी उसी लेमन की एग्जांपल आपके सामने बात करता हूँ। जब हमने सारा नॉलेज इकट्ठा किया लेमन से मुताल्लिक, उसको कॉम्प्रिहेंड किया, उसकी एप्लीकेशन भी कर ली, एप्लीकेशन के बाद फिर हमने उसका एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो इवैल्यूएशन से क्या मुराद हो सकती है? इवैल्यूएशन अगर हम लेमन की करने चाहें तो हम 4 चीज़ों को देख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि लेमन से अच्छा कोई सोर्स हमारे पास अवेलेबल है। हम ये भी देख सकते हैं कि क्या लेमन का जो विटामिन सी हमें प्रोवाइड कर रहा है, विटामिन सी प्रोवाइड करने का क्या लेवल है उसका। हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हम लेमन से विटामिन सी कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या ये विटामिन सी कलेक्ट करना हमारे लिए अफोर्डेबल है। कोई दूसरा सोर्स तो हमारे पास नहीं है जो उससे अच्छा, मिसाल के तौर पर मौसम्बी वगैरह, तो क्या ये हमें उससे अच्छा विटामिन सी तो प्रोवाइड नहीं कर सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि लेमन को प्रोड्यूस करना हमारे लिए महंगा हो जाए। तो हमें जो प्रोडक्ट हमारे पास है, जो चीज़ भी हमारे पास है, हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि हमारे लिए क्या वैल्यू रखती है। और इसको ये वैल्यू देने के लिए हमने तमाम किस्म के बायसिज्म को अपने बिल्कुल साइड में रखना है और एक अच्छी जजमेंट के साथ उसको इवैल्यूएट करना है और उसको वैल्यू देना है। ये कहलाती है इवैल्यूएशन। मतलब इंटरप्रेशन, मतलब जजिंग, मतलब कंक्लूड करना, असेस करना, जस्टिफाई करना। आर्ग्यू के ज़रिए किसी भी तरीके से आपने उसको जस्टिफाई करना है, आपको जज करना है, क्योंकि ये एक जजिंग आउटकम। अब है हमारी आखिरी मंजिल, आखिरी स्टेप, सिंथेसिस, मतलब पुटिंग थिंग्स टुगेदर डिफरेंटली। नॉलेज इकट्ठा करने के बाद, कॉम्प्रिहेंशन करने के बाद, एप्लीकेशन के बाद, सिंथेसिस के बाद और इवैल्यूएशन करने के बाद, जब सारी चीज़ें हमारे पास आ गई और हमने सबको समझ लिया और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, तो आखिरी मरहला रह जाता है सिंथेसिस का, मतलब क्रिएशन की तरफ। क्रिएटिव आइडिया, कुछ नया बनाना है, ओल्ड से कुछ नया हासिल करना है, रिप्रेजेंटेशन न्यू टाइप होनी चाहिए, चीज़ों को इंटीग्रेट करना है, न्यू आइडियाज़ के साथ रिप्रेजेंट करना है। बात करते हैं उसी लेमन के एग्जाम्पल। लेमन को अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंड करने के बाद, नॉलेज कलेक्ट करने के बाद, कॉम्प्रिहेंड के बाद, एप्लीकेशन सीखने के बाद, एनालिसिस और एवेल्यूएशन के बाद अब रह जाती है क्रिएशन। तो ये सब करने के बाद लेमन को अगर हम दूसरे मटेरियल से, किसी दूसरी सिमिलर थिंग से कंपेयर करने के बाद अगर हम इस नतीजे पर पहुंच जाएं कि हम अपनी कोई नई प्रोडक्ट पेश कर सकें, कुछ ऐसा नया बना सकें कि मार्केट में हम उसको निकाल सकें, कुछ नए आइडियाज़ के साथ नए लेमनेड बना सकें, नए जूसेस बना सकें और मार्केट में लोगों के लिए अवेल कर सकें, तमाम चीज़ों को देखते हुए, तमाम चीज़ों के साथ कंपेयर करने के साथ, नए क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ हम कोई नई प्रोडक्ट बनाना, तो इसको हम कहते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब पुटिंग थिंग्स टुगेदर विद द डिफरेंट आइडियाज़, चीज़ों को इंटीग्रेट करना, मार्केट में आना, नई चीज़ों के साथ आना, अपने नए आइडियाज़ डेवलप करना, ओल्डर चीज़ों को भुलाकर नए आइडियाज़ के साथ आना, इसको कहते हैं सिंथेसिस। और ये तभी पॉसिबल है कि जब हमारे सारे स्टेप्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम उसको तय करते हुए। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को स्टेप बाय स्टेप समझाया गया, हर स्टेप को, मतलब पहला स्टेप नॉलेज, दूसरा स्टेप कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा स्टेप एप्लीकेशन, चौथा स्टेप एनालिसिस
पाँचवा और छठा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ये जो पाँचवा और छठा 2 स्टेप्स हैं, कुछ लोग इसको पहले रख देते हैं, कुछ बाद में रख देते हैं। कभी कोई एवेल्यूएशन को पहले रख देता है और सिंथेसिस को बाद में रख देता है, कभी कोई सिंथेसिस को पहले रख देता है, एवेल्यूएशन को बाद में रख देता है। तो ये स्विचिंग्स कोई इशू नहीं है। ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, लेकिन इनकी स्विचिंग मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से आपको पढ़ाते हैं। तो खैर, हमने कोशिश करी कि आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को बहुत आसान एग्जाम्पल के ज़रिए समझाया जाए। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी, एक छोटी सी काविश थी। लेमन की एग्जाम्पल मैं समझता हूँ कि आपको समझाने के लिए सबसे आसान एग्जाम्पल थी, क्योंकि लेमन सभी जानते हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी। अगर मैं किसी टॉपिक के ज़रिए आपको समझाता तो शायद आपके लिए और मसाइल, कुछ प्रॉब्लम ऐसे हो सकते थे समझने के लिए। तो सबसे आसान, क्योंकि लेमन हम सभी जानते हैं, उसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी हम जानते हैं। लेकिन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को हम किसी एक मिसाल तक महदूद नहीं रख सकते। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक्चुअली, इस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का नॉलेज हासिल करना हमें अपनी स्टडी में मुख्तलिफ, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारआमद और बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। और ज़िंदगी के हर शोबे में जिसका ताल्लुक एजुकेशन से हो, हम इस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को अपने लिए मयार बना सकते हैं। हमने कोई भी स्टडी करना है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, इन्हीं मरलों से कुछ गुजरना है कि पहले नॉलेज को करना है, फिर कॉम्प्रीहेंशन को करना है, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, इन्हीं मरलों से। यही वो मरल हैं जो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि नॉलेज हासिल करना, महज नॉलेज हासिल करना, ये ज़्यादा हमारे लिए कारगर नहीं जब तक हम एक क्रिएटिविटी के लेवल तक ना पहुँचें। यही वो तरीका है जो ब्लूम्स ने हमें समझाया कि हाउ टू स्टडी करने का यही एक प्रॉपर तरीका है कि हम इन मराहिल से गुजर कर चीज़ों को स्टडी करें। ये लेमन की एग्जाम्पल तक महदूद नहीं है, बल्कि आप अपनी कॉमन लाइफ में भी इस एग्जाम्पल को सामने रखते हुए इसी तरीके से आप स्टडी करते रहिए। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये आपकी एजुकेशनल लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। हमारी छोटी सी कोशिश थी और उम्मीद है कि बहुत आसान अल्फाजों में थी और आपको समझ में आएगी, आपको पसंद भी आएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।